नमस्कार। 12th के छात्रों का इकोनॉमिक्स की क्लास में स्वागत है। आज बात करते हैं मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम वस्तु की कीमत और उस कीमत पर मांगे जाने वाली मात्रा के गुणात्मक क्वालिटी संबंध को बताता है। उपभोक्ता अपनी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के अनुसार अपने व्यवहारिक जीवन में ऊंची कीमत पर वस्तु की कम मात्रा खरीदता है और कम कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा करता है। उपभोक्ता की इसी मनोवैज्ञानिक उपभोग प्रवृत्ति को हम मांग का नियम इसी प्रवृत्ति पर मांग का नियम आधारित है। मांग का नियम हमें ये बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मात्रा में विपरीत संबंध होता है। यानी कि जो वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा में उल्टा संबंध होगा। अगर वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो वस्तु की मात्रा में यानी कि उसकी मांग में घटेगी, यानी उसकी मांग घटेगी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अन्य बातों के समान रहने की दशा में किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग में कमी हो जाती है तथा इसके विपरीत कीमत में कमी होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। इसी को कहते हैं हम मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ एक चीज़, अब वस्तुओं की मांग कम क्यों हो जाती है समझते हैं। बहुत सादा सी बात है समझने वाली कि वस्तुओं में निहित उसकी उपयोगिता के कारण वस्तुओं की मांग की जाती है। जो यानी कि वस्तुओं में उसकी जो उपयोगिता होती है, उस वस्तु की प्रत्येक इकाई जैसे जैसे बढ़ती है तो उस व्यक्ति की उसकी उपयोगिता कितनी रह जाती है। इस कारण से इसी कारण से वस्तुओं की वो मांग करता है। वस्तुओं में निहित उनकी उपयोगिता के कारण वस्तुओं की मांग की जाती है। मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता भी उपयोगिता कहलाती है। व्यक्ति किसी वस्तु की मांग इसलिए करता है क्योंकि उस वस्तु में हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता होती है। इस प्रकार वस्तु की मांग उपयोगिता का प्रयोग, यानी कि जो वस्तु की मांग वो क्यों की जाती है, वस्तु की उपयोगिता के कारण हम उसकी मांग या ग्राहक उसकी मांग, उपभोक्ता उसकी मांग करता है। अब बात करते हैं यहाँ मांग का नियम ये बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में वृद्धि होती है तथा कीमत में वृद्धि होने पर मांगे जाने की मात्रा में कमी होती है। The law of demand states that other things being equal, the amount of demanded increase with a fall in price and diminishes with a rise in a price। यहाँ हम इसकी एक से स्पष्ट है कि स्थिर दशाओं में वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में एक विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात हम इसको इस तरह से निरूपित कर सकते हैं P/1/Q। यहाँ P वस्तु की कीमत है और Q का मतलब है वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा। तो जैसे ही P में, यानी P का ये जो बताता है चिन्ह, उपयोग समीकरण बताता है कीमत बढ़ने पर मांग घटेगी और कीमत घटने पर मांग बढ़ेगी। संक्षेप में मांग का नियम एक गुणात्मक कथन, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, मात्रात्मक कथन नहीं है। यानी कि उसकी मात्रा में कितना परिवर्तन होगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन उसमें परिवर्तन होगा, उसकी मांग में परिवर्तन होगा, ये हम इस मांग के नियम से बता सकते हैं। यानी कि अब मान लो अगर वो पहले 2 वस्तु खरीदता था तो अब वो 1 वस्तु खरीदेगा या आधी खरीदेगा, ये चीज़ नहीं बता सकते, लेकिन हाँ कम खरीदेगा, ये चीज़ हम बताते हैं। तो यहीं पर मांग का नियम एक गुणात्मक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, मात्रात्मक कथन नहीं है, यानी कि क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं है। यह नियम केवल कीमत और मांग में परिवर्तन की दिशा बताता है, परिवर्तन कितना हुआ ये हमें नहीं बता सकता। अन्य बातें समान है। अभी ये आया था कि अन्य बातें समान रहने पर, तो अन्य बातें समान रहने का वाक्यांश का अर्थ या मांग के नियम की मान्यता। नियम की मान्यताओं से मतलब है किन इस परिस्थितियों में ये बातें अगर समान रहें, स्थिति समान रहे तभी मांग का नियम काम करेगा, अन्यथा की स्थिति में मांग का नियम काम नहीं करेगा। उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाता है तो निश्चित तौर पर ये नियम फेल हो जाएगा। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग घटे, इसी तरह वस्तु की रेट घटने पर वस्तु की
की मात्रा बढ़े। उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, पसंद आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर इसमें ऐसा परिवर्तन होगा तब भी ये नियम लागू नहीं होगा। संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन, यानी कि उससे संबंधित जो वस्तुएं हैं, जिस वस्तु को खरीद रहा है उपभोक्ता, अगर उससे कोई स्थापन्न वस्तुएं हैं या उसके या कोई पूरक वस्तुएं हैं, उनमें भी कोई परिवर्तन, उनकी कीमतों में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर हो सकता होगा तो हो सकता है वो दूसरी वस्तुएं उसमें खरीदने लगे, तब वो मांग का नियम लागू यहाँ नहीं हो सकता। किसी नवीन स्थापन वस्तु का उपभोक्ता ज्ञान नहीं होना चाहिए, यानी कोई जिस वस्तु का वो उपभोग कर रहा है उसके लिए कोई एक दूसरी और नई वस्तु निकल कर आ गई, यानी किसी दूसरी वस्तु का आविष्कार हो गया, जो नई वस्तु का अगर उसको ज्ञान होगा उपभोक्ता को, तो वो दूसरी वस्तु खरीदेगा, जो स्थापन्न वस्तु आई है उसको खरीदेगा, ना कि वो उस वस्तु को खरीदेगा। भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे ये लगे कि आगे आने वाले टाइम में इस वस्तु की कीमत बहुत बढ़ जाएगी, तो निश्चित तौर पर वो क्या करेगा, समेट कर रखेगा या स्टोर करके रखेगा। तो ऐसी स्थिति में भी मांग का नियम काम नहीं करेगा। इसके बाद बात करते हैं, अब बात करते हैं मांग में वृद्धि या मांग में कमी अथवा मांग वक्र का खिसकाव। ये क्या चीज़ होती है समझिए। इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। जब किसी वस्तु की मांग में उसकी कीमत के अलावा अन्य तत्वों जैसे आय, फैशन आदि में परिवर्तित होने से परिवर्तित होता है, तब आरंभिक मांग वक्र की स्थिति में बदलाव आता है और मांग वक्र अपने बाएं अथवा दाएं स्थानांतरित होता है। परिणामस्वरूप मांग में कमी अथवा मांग में वृद्धि की दशाएं उत्पन्न होती हैं। यानी कि अब बात आती है, जब किसी वस्तु की मांग में उसकी कीमत के कारण परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, उसमें उस आय बदल गई उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति इस वस्तु को खरीद रहा था, या उसके फैशन में कोई परिवर्तन आ गया, यानी कि वो ये आउट ऑफ फैशन लगने लगी उसे ये वस्तु। ऐसी स्थिति में क्या होगा, तब मांग में वृद्धि कैसी होगी, देखते हैं। इंक्रीज इन डिमांड, जब वस्तु की कीमत अतिरिक्त किसी अन्य कीमत के अतिरिक्त अन्य किन्हीं कारणों से उसी कीमत में कोई वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती, ऊंची कीमत वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है, जो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। जब वस्तु की कीमत के अतिरिक्त, यानी कीमत के अतिरिक्त किसी अन्य कारण, कोई अन्य कारण हो से उसी कीमत पर वस्तु की अधिक, यानी कीमत भी वही है, अगर ऊंची कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। इस स्थिति में मांग वक्र बाएं से दाईं ओर स्थानांतरण या शिफ्टिंग होता है। यह मांग वक्र का ऊपर की ओर स्थानांतरण होता है। देखते हैं, समान कीमत और अधिक मांग, अधिक कीमत और समान मांग। प्रति इकाई मान लीजिए 10 थी, मांग थी 5 की, प्रति इकाई कीमत 10 ही रही, लेकिन उसकी डिमांड 10 हो गई। तो ऐसी स्थिति में ये डिमांड कर्व इस तरह से बनेगा। पहले डिमांड कब कहाँ था, नीचे की स्थिति, यानी कि डी की स्थिति में। जैसे ही कोई किसी चीज़ में कोई परिवर्तन हुआ, फिर और मांग बिना कोई रेट बढ़ गई, तो इसका मतलब वो D1 की स्थिति में आ जाएगी, जो इंक्रीज इन डिमांड। तो ऐसी स्थिति में डिमांड कर्व कैसा बढ़ जाएगा, आगे की तरफ खिसक जाएगा, होगा वही बाएं से नीचे की तरफ दाएं हो जाता हुआ, लेकिन आगे की तरफ बढ़ जाएगा। देखो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसे कि पहले वो 10 रुपये की स्थिति में 5 वस्तुओं की मांग कर रहा था। जैसे ही वो 10, रेट तो वही रहा 10 का 10, लेकिन जैसे ही ये डिमांड कर्व बढ़ गया, मांग बढ़ गई किसी भी कारण से, तो ऐसी स्थिति में वो कहाँ पर हो गया, बी पॉइंट पर आ गई, और बी पॉइंट पर आने से वस्तु की मांग कितनी हो गई, 10 यूनिट हो गई। तो यहाँ रेट तो वही रहे, लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ गई। ये इसी तरह कमी, अधिक कीमत है होने पर भी समान मांग, यानी कि प्राइस ज़्यादा है फिर भी डिमांड कम है। तो ऐसी स्थिति कब हो सकती है, वो देखिए। 5 मान लो प्रति इकाई 5 थी और उसकी मांग भी कितनी थी, 10 थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब भी वही 10, रेट 10 बढ़ के हो गए 10, लेकिन मांग उसकी 10 की 10 ही रही। यानी कि यहाँ क्या हुआ, कीमत तो बढ़ गई, कीमत प्रति इकाई से 5 से 10 हो गई, लेकिन मांग वहीं की वहीं रही। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं अधिक कीमत और समान मांग, मोर प्राइस सेम डिमांड। ऐसी स्थिति में कैसे देखते हैं, देखो
ये बाई पर प्राइस, बाई और ओ वाई पर एक्स पर क्या है, प्राइस है, और क्वांटिटी डिमांड है जी ओ एक्स पर। ऐसी स्थिति में पहला जो डिमांड थी वो डी और डी थी। दूसरी परिस्थिति में क्या हो गई, D1 इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड में बढ़ोतरी हो गई। अब वो क्यों, कारण किस कारण से हुई बात देखते हैं। लेकिन क्या हुआ, रेट में बढ़ गया। जैसे रेट मान लो पहले 5 था, तो ऐसी स्थिति में वो डिमांड कितनी कर रहा था, 10 ही कर रहा था, 10 वस्तु की मांग कर रहा था। अब प्राइस हाई हो गए 10, लेकिन अब भी डिमांड वो भी इतनी ही कर रहा है 10 की स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में ये जो डिमांड वक्र है वो आगे की तरफ खिसक आया, ये D1 की स्थिति में आ गया। इसको कहते हैं क्या, मोर प्राइस और सेम डिमांड, यानी कि प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड का सेम रहना। ठीक है, इसके बाद करते हैं बात, एक और बात, मांग में कमी। अब मांग में कमी डिक्रीज कैसे होता है, देखो बिना किसी कारण और कीमत में वृद्धि के कारण और क्या काम हो सकती है, तो वृद्धि के कारण कमी। अब कमी के कारण क्या है, देखो समान कीमत यानी कि सेम प्राइस लेकिन लो डिमांड, लेस डिमांड, डिमांड लेस हो गई। जैसे कि प्रति इकाई का मूल्य था 10, मांग उसकी 10 थी, लेकिन प्रति इकाई का मूल्य भी अब भी 10 रहा, लेकिन मांग उसके घटकर हो गई 5। तो ये कैसा होता है, यानी कि इसमें मांग में कमी आई। तो इस मांग की कमियों को कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए वही प्राइस, वही क्वांटिटी डिमांड। पहली स्थिति क्या थी, 10 रुपये का प्राइस था और उसकी डिमांड थी 5 की, यानी कि 5 क्या थी डिमांड, 5 की। 10 की डिमांड थी, 10 प्राइस था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ए पॉइंट पर बना, यानी कि 10 की डिमांड और 10 का ही रेट। अब उसमें क्या हुआ, प्राइस क्या हुआ, घट गया, प्राइस भी सेम रहा लेकिन मांग घट गई। तो ऐसी स्थिति में प्राइस तो वहीं 10 रहा लेकिन मांग घट के 5 पर आ गई, इसका मतलब बी पॉइंट पर आ गई। अब क्या हुआ, पहले डी यानी डिमांड कब कैसा था, ऊपर की तरफ था, अब वो नीचे खिसक कर आ जाएगा D1 और D1 की स्थिति में। कैसी स्थिति में आ जाएगा, D1 की स्थिति में। इसमें क्या हुआ, कीमत तो समान रही लेकिन मांग में कमी आ गई। इसको इस तरह से निरूपित कर सकते हैं। अब बात करते हैं मांग में कमी, एक और स्थिति हो सकती है। मान लो लो प्राइस घट गया लेकिन फिर भी डिमांड बराबर बनी हुई है, रेट बढ़ गया है लेकिन रेट घट गया है लेकिन मांग बराबर उतनी ही बन रही है, जैसी थी वैसी समान मांग, यानी कि कम कीमत पर मांग बराबर है, मांग में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। ऐसा क्यों, ऐसा कैसा हुआ, जैसे मान लीजिए प्रति इकाई 10 था, मांग अभी भी 10 थी, अब उसकी प्रति इकाई कीमत 5 रुपये हो गई लेकिन मांग अभी भी 10 ही बनी हुई है, यानी कि मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कैसे देखते हैं, देखो जैसे कि ये है प्राइस 10 तो डिमांड कितनी थी 10, तो ऐसी डेट 10 यानी कि ए पॉइंट पर ये थी। फिर स्थिति में क्या हुआ, प्राइस कम हो गया, 5 रुपये हो गया, 5 से क्या हुआ, इसकी डिमांड वहीं की वहीं रही 10, तो यानी कि बी स्थिति में पॉइंट कट हुआ। ऐसी स्थिति में भी डिमांड अब नीचे की तरफ खिसकेगा, किधर की तरफ, नीचे की तरफ, यानी कि जिधर जो जीरो की स्थिति है बाई एक्स की तरफ उस तरफ खींचेगा, यानी कि नीचे की तरफ खींचेगा। तो ऐसी इकाई में भी क्या हुआ, कीमत कम हुई लेकिन डिमांड बराबर रही, डिमांड में कोई कमी नहीं आई। ऐसी ये इस तरह से मांग में कमी हो सकती है। अब ये बात समझते हैं कि ये आती क्यों है, मांग में वृद्धि क्यों होती है, मांग में कमी क्यों होती है। तो इसके कुछ कारण है। देखो मांग में वृद्धि के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए तो निश्चित तौर पर वो वस्तु की मांग बढ़ा देगा। जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में, यानी कि जो उस वस्तु के बदले में प्रयोग की जाती है वो उस वस्तु के रेट बढ़ जाएं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, निश्चित तौर पर उसकी मांग बढ़ेगी। एक होता है जब पूरक वस्तुएं कमी आती है, मान लो जैसे स्कूटर है, स्कूटर में क्या होगा, अगर पेट्रोल में कमी हो जाएगी, स्कूटर और पेट्रोल एक साथ प्रयोग होते हैं, स्कूटर का पेट्रोल पूरक वस्तु है, तो ऐसे अगर पेट्रोल में कीमत कमी हो जाएगी या स्कूटर में कमी हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में हम इस वस्तु की मांग बढ़ा सकते हैं, बढ़ेगी ये। तो जब फैशन या ऋतु में परिवर्तन वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकता में परिवर्तन लाता हो, अगर कोई जैसे कोई वस्तु है वो जैसे
जाड़ों के कपड़े हैं, जाड़ों के कपड़े क्या होगा, जाड़ों के कपड़े गर्मियों में नहीं बिकेंगे, उनकी मांग कम हो जाएगी। या कोई फैशन नया आ गया, ऐसी स्थिति में पुराने फैशन में वो उसका प्रयोग नहीं करेगा, क्या होगा, नए फैशन का प्रयोग करने लग जाएगा। तो वो नई वस्तु, जो नया फैशन आया उस वस्तु की डिमांड करेगा, और जो पुराना फैशन है उस वस्तु की डिमांड नहीं करेगा। इसी तरह जब भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना, अगर मान लो उसे लग रहा है कि इसकी कीमत बढ़ जाएगी और फिर बाद में वो खरीद नहीं पाएगा, तो क्या करेगा, मांग बढ़ा देगा, एक की जगह 2 वस्तु खरीदेगा। इसी तरह तो मांग बढ़ जाएगी। जब भविष्य में उपभोक्ता की अब मान लो भविष्य में उसको ये लगता है कि मुझे बोनस मिलेगा या मेरी आय किसी तरह बढ़ जाएगी, तो वो क्या करेगा, वस्तुओं के रेट मांग करेगा, जिससे उसकी, क्योंकि उसे लग रहा है कि आए थोड़े दिनों बाद मुझे पैसे इस समय कम रेट पे मिल रही, हो सकता है फिर बाद में तेज रेट पे मिले, तो मैं अभी खरीद ले रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में भी मांग को बढ़ा सकता है। अब बात करती है मांग में कमी के कारण क्या हो सकते हैं। मांग में कमी के मुख्य कारण, जब उपभोक्ता की आय में कमी हो, जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी हो, यानी कि प्रतिस्थापन वस्तु की रेट कम हो जाए, पूर्व वस्तु की कीमत वृद्धि हो जाए, यानी कि जो उसके जगह स्कूटर है, स्कूटर के साथ पेट्रोल प्रयोग हो रहा है, पेट्रोल के रेट बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा, निश्चित तौर पर स्कूटर की मांग कम हो जाएगी। जब फैशन या जलवायु में परिवर्तन के कारण वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकता में कमी आ जाती है, तो सीधी बात है, ये तो अभी समझा। जैसे अब जाड़ों में गर्मी की वस्तुओं का गर्मियों की कपड़ों का प्रयोग कम हो जाएगा। इसी तरह और लेकिन जैसी और फैशन बदलेगा, तब भी उस वस्तु की में मांग की कमी आ जाएगी। जब निकट भविष्य में कीमत कम होने की संभावना होगी, ऐसा जब उसे लग रहा होगा कि निकट भविष्य में इसकी कीमत कम हो जाएगी, तो वो निश्चित तौर पर मांग में कमी कम करना चाहिए। जब निकट भविष्य में उपभोक्ता की आय कम हो, अब उसे लग रहा है कि भविष्य में वो क्या उपभोक्ता को अब नहीं पैसे नहीं मिल पाएंगे, मान लो कि सेल ही नहीं मिल पाएंगे, या कोई कारण ऐसा है कि उसे बोनस वगैरह नहीं मिला है, तो वो क्या नहीं करेगा, ऐसी वस्तु को खरीदना नहीं चाहेगा। इस तरह से हम मांग के नियम की बात करते हैं। आज ये चैप्टर ख़त्म होता है। धन्यवाद, नमस्कार।